ईरान के सबसे पावरफुल जनरल रुस्तम ने वहाँ सबको कन्विंस किया कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आपस की सारी दुश्मनियां भुला दें और अपनी आपस की सारी लड़ाइयां खत्म करके पर्शिया का एक यूनाइटेड शहंशाह चूज करें। और इस पोस्ट के लिए उसने खुद ही यज़दिगर्द को नॉमिनेट किया, जिसका ताल्लुक खुसरो के खानदान से था। लेकिन यहाँ पे रुस्तम ने बहुत चालाकी की, क्योंकि नए बादशाह यज़दिगर्द की एज उस वक्त सिर्फ 9 या 10 साल के करीब थी और रुस्तम चाहता था कि यज़दिगर्द सिर्फ नाम का शहंशाह और असल में सारी ताकत रुस्तम के पास हो। लेकिन जो भी हो, इन सारी चीजों से पर्शियन अंपायर दोबारा मजबूत होने लगी। खालिद बिन वलीद पर्शियन अंपायर को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु के हुक्म पर रोमन अंपायर की तरफ चले गए और इसी के साथ खलीफा की अटेंशन भी पर्शियन अंपायर को छोड़कर रोमन अंपायर की तरफ चली गई, क्योंकि यहाँ पर्शियन अंपायर में मुसलमानों की स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई। अब जब खालिद बिन वलीद रोमन अंपायर की तरफ गए तो वहाँ बहुत तेजी से वो सारे इलाके फतह करने लगे। और जब मुसलमानों ने आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में एमेसा जैसी इंपॉर्टेंट सिटी को फतह कर लिया और इसके बाद रोमन और पर्शियन अंपायर की बर्दाश्त की हद बिल्कुल खत्म हो गई, जिसके बाद हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा काम हुआ जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था कि मुसलमानों के खौफ से रोमन और पर्शियन अंपायर एक हो गए और अपने पिछले 800 साल की दुश्मनियां बुलाकर खत्म कर दी और एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि रोमन बादशाह हेरक्ल ने अपनी पोती मानिया की शादी पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द से कर दी, जिसकी एज ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल के करीब थी। और उन दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम दोनों अंपायर्स अपनी अपनी आर्मीज को एक दूसरे के बॉर्डर से हटाकर सेंटर में जमा करेंगे और फिर जब हमारी सारी फौज एक जगह जमा हो जाएगी तो हम एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे। जब खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को इस डील का पता चला तो अब उनके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब एक ही टाइम पर उन्हें उस जमाने की 2 बड़ी सुपर पावर से एक साथ लड़ना था। रोमन अंपायर में तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों की काफी बड़ी फौज मौजूद थी, तो उन्होंने रोमन अंपायर को छोड़कर पर्शियन अंपायर के लिए फौज जमा करना शुरू कर दिया और अपने कैपिटल मदीना से सहाबा को पूरे अरब में फैला दिया, ताकि वो जाकर पर्शियन अंपायर के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद के लिए उभार सके। और खुद उस साल हज के लिए चले गए। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु हज से वापस आए तो उन्होंने मदीना में एक अजीब सा मंजर देखा। उन्होंने देखा कि जहां तक उनकी नजर पहुंच रही थी वहां तक मुसलमानों का एक समंदर खड़ा था और ये सब पर्शियन अंपायर के खिलाफ मुसलमानों की फौज में शामिल होने के लिए आए थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उन सबको रेडी होने का हुक्म दिया और फिर खुद उन्हें लीड करके मदीना से रवाना हुए। जैसे वो थोड़ी आगे पहुंचे तो बाकी साहबा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ने उन्हें जाने से रोक दिया और बिल्कुल यरमुक की तरह कहा कि इस जंग में आपका जाना बहुत ही डेंजरस होगा, तो आप यही मदीना में रहे, क्योंकि हमें यहाँ से रोमन और पर्शियन अंपायर दोनों से एक ही टाइम पर लड़ना है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने आखिर उनकी बात मान ली और कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन मुसलमानों की इस इतनी अजीम फौज को लीड करेगा, क्योंकि खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा इब्न जर्राह दोनों रोमन अंपायर से लड़ रहे थे। तो अचानक वहाँ एक लेटर पहुंचा जिसमें लिखा था कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने पूरे अरब से हजारों लोगों की फौज जमा करके मदीना की तरफ रवाना कर दी है। ये लेटर साद इब्न अबी वक्कास की तरफ से भेजा गया था। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इस लेटर को पढ़कर सुनाया और कहा कि मुझे इस फौज का लीडर मिल चुका है। तो वहाँ सारे लोगों ने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि साद इब्न अबी वक्कास। और ये नाम सुनते ही वहाँ बैठे सारे लोगों ने कहा कि ये नाम हमें मंजूर है, क्योंकि साद इब्न अबी वक्कास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे और इस्लाम कबूल करने वाले पहले 10 लोगों में से एक थे। जब जंग उहद में मुसलमानों के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे तो उन्होंने बहुत ही बहादुरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया, जिस पर उसी दिन पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि ऐ साद, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। तो बस इसी के साथ साद रज़ियल्लाहु को पर्शियन अंपायर में मुसलमानों की सारी फौज का जनरल बना दिया गया और साद रज़ियल्लाहु अरब से 30,000 की फौज लेकर पर्शियन अंपायर की तरफ रवाना हुए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु के ऑर्डर के मुताबिक पर्शियन अंपायर में एक ऐसी जगह चूज की जिसके पीठ के पीछे अरब का कोई इलाका हो और सामने पर्शियन अंपायर हो। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने साद इब्न अबी वक्कास को ऑर्डर दिया कि जंग से पहले
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पहले पर्शियन शहंशाह को इस्लाम की तरफ आने की दावत जरूर देना। तो साथ इब्न अबी वक्कास ने ऐसा ही किया और कासिया के मैदान पहुंचकर मुसलमानों का एक ग्रुप पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदइन कैसिफोन की तरफ रवाना हुआ। अब जब पर्शियन एम्पायर के कैपिटल में लोगों को इस बात का पता चला तो दूर दूर से लोग जमा होकर उनका इंतजार करने लगे कि आखिर ये कौन लोग हैं कि इनसे रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों ही घबराते और किस तरह ये पर्शियन एम्पायर में दाखिल हो गए। लेकिन मुसलमानों को देखकर ये सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ बिल्कुल सादा लोग आम से कपड़े पहनकर इस सिटी में दाखिल हुए। तो वहां खड़े सारे लोगों ने कहा कि ये लोग हैं जिनसे हमारे अजीम शहंशाह डरते हैं। ये मुसलमान सीधा मदीन में यज़ीगर्द के महल के अंदर गए और उसके तख्त के सामने खड़े हो गए। तो पर्शियन एम्पायर के शहंशाह यज़ीगर्द ने उनसे पूछा कि तुम लोग हमारे एम्पायर में क्यों आए हो? क्या तुम लोग हमारी आपस की लड़ाइयों का फायदा उठा रहे हो? तो एक साहबी ने उसे जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो आपकी तरफ अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेकर आए। अब या तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना है या तो मुसलमानों को जिजिया देना है, वरना हमारी तलवारों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। पर्शियन बादशाह के महल के अंदर घुसकर और उसे सबके सामने ऐसी धमकी देने से शहंशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने खड़े होकर कहा कि जाओ और अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी तरफ पर्शियन एम्पायर की पूरी फौज को अपने सबसे ताकतवर जनरल रुस्तम के साथ तुम लोगों की तरफ भेजूंगा और वो तुम सबको कादिसिया के मैदान में ही दफन कर देगा। और इन मुसलमानों को और भी शर्मिंदा करने के लिए शहंशाह ने मिट्टी का एक टोकरा मंगवाया और उनसे पूछा कि तुम में से सबसे हाई फैमिली में से कौन है? तो यज़ीगर्द ने मिट्टी के टोकरे को उनके सर पर रखने का हुक्म दिया, जिसके बाद मुसलमान वहां से चले गए। ना मुसलमानों के जाने के साथ ही पर्शियन एम्पायर की सारी फौज भी 60,000 लोगों के साथ एक जगह पर जमा होकर कादिसिया के मैदान की तरफ रवाना हुई। जब मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु को इन सब का पता चला तो उन्होंने सीधा एक मैसेंजर साद इब्न अबी वक्कास की तरफ भेजा कि मुझे कादिसिया के मैदान के एक एक कोने का मैप बनाकर भेजो, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु इस जंग की एक एक चीज की खबर रखना चाहते थे और जंगों की प्लानिंग मदीना में बैठकर ऐसे करना चाहते थे जैसे ये जंग उनकी आंखों के सामने हो रही हो। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ने मुसलमानों के इंजीनियर के साथ कासिया के मैदान का एग्जैक्टली नक्शा बनाया और उसे मदीना की तरफ अमीरुल मोमिनीन के पास भेजा। अब जब ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा था तो वहाँ पर्शियन कैपिटल में यज़ीगर्द लोगों को जमा करके उन्हें ये बता रहा था कि किस तरह उसने मिट्टी के टोकरे से मुसलमान मैसेंजर की बेइज्जती की। ये सुनकर सब वहाँ हंसने लगे, लेकिन वहाँ बैठा एक नजूमी परेशान हो गया और उसने यज़ीगर्द के पास आकर उसे बताया कि ये तो आपने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि हमारे स्टार्स और गैलेक्सीज के नॉलेज के मुताबिक जो आदमी यहाँ से मिट्टी लेकर गया है उसका मतलब ये कि वो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि पूरे ईरान की सरजमीन को भी साथ ले गया है। ये सुनकर उस बादशाह ने अपने सोल्जर को उसके पीछे भेजा ताकि वो मिट्टी को वापस लाए, बट इट वॉज टू लेट। मुसलमान कासिया पहुंच चुके थे। इन नेगोशिएशन और बाकी चीजों में ऑलमोस्ट 3 महीने गुजर गए, जिससे पर्शियन एम्पायर की फौज का और टाइम वेस्ट हो गया और उनका जो पुराना प्लान था कि पर्शियन और रोमन मिलकर मुसलमानों पर एक साथ हमला करेंगे, वो प्लान पूरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि रोमन फौज मुसलमानों के जंग के लिए यरमुक के मैदान पहुंच चुकी थी। लेकिन उनके दोस्त पर्शियन एम्पायर की फौज अब तक रेडी नहीं थी। आखिर यरमुक के मैदान में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर की फौज को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया। तो अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था। तो हजरत अबू उबैदा ने और रोमन एम्पायर से 6,000 की फौज पर्शियन एम्पायर में कादिसिया की तरफ रवाना की। लेकिन इस फौज के पहुंचने से पहले पर्शियन जनरल रुस्तम पर्शियन एम्पायर की फुल ताकत के साथ मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा था और आखिर साल 636 में जंगी यरमुक के कुछ ही अरसे के बाद पर्शियन और मुसलमानों की फौज एक दूसरे के आमने सामने हुई।